हाँ 100 बाई हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना। देखिए ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन अल्कोहल इज sp3 हाइब्रिडाइज, क्योंकि इसके पास दो बॉन्ड पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं। तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल बॉन्ड होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। बट ऑक्सीजन पे आप देख लीजिए दो लोन पेयर हैं। मैं एक बार फिर से ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ बड़ा सा स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिए, दिस इज अल्कोहल CH3OH। ध्यान से देखिए, ये आपके क्या है, ये आपके बॉन्ड पेयर्स हैं। दीज आर योर 3 2 बन गया, इसको 2 कर लीजिए, दिस इज 2। इसको ऐसे बना दे रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन स्टिक। ये आपके कौन से इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर, और ये भी क्या है, लोन पेयर। यहाँ पर क्या है, बॉन्ड पेयर, और यहाँ पर क्या है, बॉन्ड पेयर। अगर आप एक चीज देखिए, लोन पेयर के बीच की डिस्टेंस सबसे कम है। तो रिपल्शन जानते हैं, रिपल्शन दो चार्जेस के बीच क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा कि नहीं। लोन पेयर के बीच की डिस्टेंस सबसे कम है, इसलिए ये फोर्स इनके बीच लगने वाला रिपल्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। फिर आएगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर के रिपल्शन, क्योंकि इनके बीच डिस्टेंस, और सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसके बीच में है, बॉन्ड पेयर के कारण। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है तो बॉन्ड ऊपर की तरफ जाता, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता, मगर ये रिपल्शन सबसे कम है। अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता तो ये घट जाता। भाई लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन ज्यादा होता तो ये इधर आता, बॉन्ड एंगल घट जाता। मगर सबसे ज्यादा कौन सा रिपल्शन होता है, इन दोनों के बीच, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच। जब लोन पेयर के बीच रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये वाला जो लोन पेयर है ये नीचे आने की कोशिश करेगा, और जब ये नीचे आएगा तो बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और नेट बॉन्ड का एंगल 109 से कितना हो जाएगा, 108 डिग्री 9 मिनट। तो याद रखिएगा, ग्रेटर ड्यू टू ग्रेटर लोन पेयर repulsion, the bond angle in alcohol reduces to the bond angle in alcohol reduces to 108 degree 9 minute instead of 109 डिग्री 28 मिनट। 108 डिग्री 9 मिनट की जगह 109 डिग्री, सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट की जगह 108.9 हो जाएगा। कितने लोग को ये बात समझ में आई। एल्कोहल में कितने तरीके के रिपल्शन लगेंगे, जल्दी बताइए। एल्कोहल में कितने तरीके के रिपल्शन होंगे, 1 2 3, जल्दी बोलिए। 3 होंगे। सबसे स्ट्रॉन्गर रिपल्शन कौन होगा, सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन सा होगा, लोन पेयर रिपल्शन के कारण बॉन्ड एंगल कितना आएगा, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन द बॉन्ड एंगल विल बी, ठीक, गुड। 109 होना चाहिए था श्रेया, वो कम होके 108 हो जाएगा। 109 होना चाहिए था, मगर वो कम होके 108 हो जाएगा। ठीक। अब स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। अच्छा एक चीज और ध्यान से, हाँ इसमें एक कहानी और देख लीजिए। स्ट्रक्चर में आप लोग को सिर्फ इतना बना के आना है, CH3 CH3 CH3। अगर एग्जाम में आ गया तो O यहाँ पर इसमें 2 टू आप सिंग दिखा दीजिएगा, इधर हाइड्रोजन। यहाँ पर आपको दोनों को लोन पेयर दिखा देना है, इसको दोनों को आपको क्या दिखा देना है, बॉन्ड पेयर। यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिख देना है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिख देना है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल 108 डिग्री 9 मिनट लिख देना है। और ये लेंथ याद रहेगी तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। 142, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की लेंथ कितनी है, 142 पिकोमीटर। और भूल भी जाएंगे तो ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की लेंथ होगी 96 पिकोमीटर।
ठीक है, याद रखना रिपल्शन लोन पेयर के बीच सबसे ज्यादा होती है क्योंकि डिस्टेंस कम, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम किस में होती है, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर रिपल्शन के कारण बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 108 डिग्री 9 मिनट। ठीक, अब आइए फिनॉल की कहानी देखिए, बट फिनॉल से पहले इसमें आपको, चलिए फिनॉल में ही देखते हैं, दूसरा कहानी फिनॉल का देखते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, देखिए लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर की बात कर रहा हूँ, ये लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विथ बेंजीन रिंग। ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर हैं कि नहीं, जिसमें से एक लोन पेयर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये लोन पेयर किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, बेंजीन की तरफ। तो यहाँ पर लगने वाला लोन पेयर रिपल्शन क्या हो जाएगा, विल बी लेस एज कंपेयर टू एल्कोहल। भाई एक लोन पेयर बेंजीन की तरफ भाग गया ना, तो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन बहुत कम हो जाएगा, लगेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। ये लोन पेयर किसकी तरफ चला गया, बेंजीन की तरफ, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता, ये 109 डिग्री होता है। ठीक, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, आप सभी को पता है बेंजीन है। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, और OH के बीच का बॉन्ड लेंथ 96 पिकोमीटर। बस याद रखना यहाँ पर लेंथ, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच की लेंथ कितनी थी, 142, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन की लेंथ हो जाएगी 136 पिकोमीटर। कितने लोग बता सकते हैं, पहले तो एक बात ध्यान से सुन लो। अरे भैया कम क्यों नहीं हुआ सौम्या, यही तो 1 घंटे से समझा रहा हूँ कि लोन पेयर से रिपल्शन लगेगा, तो दोनों लोन पेयर दूर भागेंगे तो वो बॉन्ड को दबा देंगे, 4 बार से यही तो समझा रहा हूँ आपको, यही तो कह रहा हूँ, इनके बीच रिपल्शन लगेगा लोन पेयर के कारण, रिपल्शन, दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे चार्ज नेगेटिव है, तो ये वाली जो लोन पेयर का अम्ब्रेला है वो नीचे आएगा तो बॉन्ड इधर सिकुड़ जाएगा, यही तो समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से क्लास में बैठिए, ये तीसरी बार ये बात मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर लोन पेयर है और यहाँ भी लोन पेयर है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन से बीच रिपल्शन लगेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये बॉन्ड सिकुड़ के इधर आएगा, तो बॉन्ड एंगल जो ये था ये कम नहीं हो जाएगा, 109 से कितना हो जाएगा, 108.9 हो जाएगा। यहाँ पर रिपल्शन के कारण इसको हम लोग बोलते हैं लोब, तो लोब नीचे खिसकेगा, तो ये बॉन्ड भी नीचे खिसकेगा। अरे और समझ लीजिए अच्छे से, जब समझ ही रहे हैं तो आप लोग, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बना दे रहा हूँ 2, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक, ध्यान से सुनिए, इनके बीच रिपल्शन लगेगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोब किधर आया, नीचे, जब नीचे लोब आएगा तो अब बॉन्ड पेयर, भाई लोन पेयर के कारण ये जब लोब नीचे आएगा, जब ऊपर था ये, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम लग रहा था, जब लोब नीचे आ गया तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के बीच डिस्टेंस कम हो गई, तो यहाँ पर रिपल्शन बढ़ेगा तो ये इधर आ जाएगा, तो पहले बॉन्ड इतना था अब छोटा हो जाएगा 108.9, पहले दोनों लोब्स ऊपर की तरफ थे, जब रिपल्शन बढ़ा तो लोब नीचे आ गया, लोब नीचे आया तो इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ के बॉन्ड पेयर में रिपल्शन बढ़ेगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब समझ में आया सौम्या, अब समझ में आया, ठीक, ऊपर नहीं जा सकता भैया, ऊपर ये बल्कि ग्रुप है, ठीक, ये नहीं ऊपर की तरफ नहीं आएगा, ये नीचे वाले एटम को, ये क्या है छोटा सा ग्रुप है, इसको डिस्प्लेस कर सकता है ऊपर, बल्कि ग्रुप पहले से ही है तो ऊपर नहीं जाएगा, इधर थोड़ी ना आ जाएगा, इधर आएगा तो यहाँ बल्कि ग्रुप बैठा है, CH3 एक बल्कि ग्रुप है। आपका भी समस्या का समाधान कर दे रहा हूँ आयुष मिश्रा, देखिए आप भी।
इनका कहने का क्वेश्चन ये था कि ऊपर क्यों नहीं गया, तो देख लीजिए ऊपर काहे नहीं गया। एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर, तीन बॉन्ड पेयर, ठीक है। यहां पर अगर ये ऊपर जाएगा तो इसको कितने बॉन्ड पेयर रिपेल करेंगे, तीन बॉन्ड पेयर रिपेल करेंगे, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे की ही तरफ आएगा। आई बात समझ में? ठीक, तो याद रखना फिनॉल की बात करेंगे तो फिनॉल में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक। ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर तो हैं, ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये फिनॉल है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है और एक इससे क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, ठीक। ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा ये नीचे बना दिया। अभी तक कहानी क्या हो रही थी, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते थे, ये नीचे आता था तो ये क्या होगा, और नीचे आ जाता था। मगर यहाँ पर देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये किस में है, कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन किधर चला गया, बेंजीन रिंग। तो एक लोन पेयर जब खत्म हो गया तो यहाँ पर इन दोनों लोन पेयर के बीच अब रिपल्शन नहीं लगेगा। जब रिपल्शन नहीं लगेगा तो ये लोब नीचे नहीं आएगा, और नीचे नहीं आएगा तो ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड भी नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री वो होता है। ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, 109 डिग्री होता है क्योंकि लोन पेयर किसकी तरफ खिंच गया, बेंजीन रिंग की तरफ, ठीक। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। मुझे सिर्फ इतना समझाना था कि CO बॉन्ड लेंथ जब एल्कोहल की देखते हो तो वहां पर CO बॉन्ड लेंथ 142 आता है, यहाँ पर CO के बीच की डिस्टेंस 136 होती है। रीजन बताइए क्यों? हाँ भाई, जब बेंजीन रिंग के अंदर चला गया तब रिपल्शन कैसे करेगा विवेक जी? अगर लोन पेयर चला गया बेंजीन रिंग के बीच तो रिपल्शन कहाँ होगा? CO बॉन्ड लेंथ कम क्यों हो गई? गुड। मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन का लोन पेयर और कार्बन के बीच कौन सा कॉन्जुगेशन हुआ, और जैसे ही कॉन्जुगेशन होगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जब बेंजीन में जाएगा तो जो इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके बनेगा कि नहीं। जब ये लोन पेयर यहाँ जाएगा तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच कौन सा, भाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो ये रेजोनेंस दिखाएगा। तो लोन पेयर का कॉन्जुगेशन होने के वजह से देख लो, लोन पेयर भाग गया बेंजीन रिंग के अंदर, एक लोन पेयर बच गया, अब रिपल्शन तो होने से रहा नहीं, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री। और कॉन्जुगेशन के कारण कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा करेक्टर आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। और चूंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया तो लेंथ पहले तो 146 ही रही होगी, मगर जब 142 रही होगी, मगर रेजोनेंस के कारण घट के कितनी हो गई, 136 पिकोमीटर। कितने लोग को ये बात समझ में आ गई? How many of you understood this point? ठीक, गुड। ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन में है, इस वजह से यहाँ पर रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के कारण लोन पेयर बेंजीन रिंग में चला गया, तो लोन पेयर रिपल्सन वाली कहानी खत्म हो गई। तो अब बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 109 डिग्री। और चूंकि लोन पेयर इसमें गया तो कॉन्जुगेशन के कारण या रेजोनेंस के कारण कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, इस वजह से बॉन्ड एंगल घट 136 हो जाएगा, ठीक। ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एल्कोहल में एक रीजन और हो सकता है, एल्कोहल में ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड की ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। बट इन केस ऑफ फिनॉल में जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो इसकी बॉन्ड की ऑर्बिटल्स क्या होंगी, छोटी होंगी। इस वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होगा, 142 पिकोमीटर, और यहाँ पर कितना होगा, 136 पिकोमीटर। कितने लोग को ये बात समझ में आई? ड्यू टू डिफरेंस इन hybridization of carbon, due to difference in hybridization of carbon with which
ऑक्सीजन इज अटैच्ड। ये कार्बन कैसा है sp3, तो इसकी ऑर्बिटल क्या होगी, बड़ी होगी। ये sp2 है तो इसकी ऑर्बिटल्स क्या होंगी, छोटी होंगी। इस वजह से ये बॉन्ड लेंथ कम होगा और ऊपर वाला बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। कितने लोग को ये बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनिए अगला क्वेश्चन। स्ट्रक्चर समझ में आया? स्ट्रक्चर में एक बार मैं फिर से आपको सम अप कर दे रहा हूँ। जिनको समझ में नहीं आया एक बार फिर से देख लीजिए, लास्ट मौका है। रटना नहीं है, रट के तो पास होने से रहें। देखिए ये CH3 है, इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर। ये आपका ऑक्सीजन है, इसके सर पे है 2 लोन पेयर, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर है। ठीक, यहाँ पर बॉन्ड पेयर की संख्या 2 है और लोन पेयर की संख्या 2 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लोन पेयर के बीच रिपल्शन लगेगा। तो ये जो ऑर्बिटल है, देखो ये ऑर्बिटल ऊपर नहीं जा सकती, इधर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स की संख्या बहुत ज्यादा है तो रिपल्शन ज्यादा लगेगा। तो इसके पास ऑप्शन ये है कि ये नीचे वाली ऑर्बिटल को थोड़ा सा इधर खिसका ले, तो ये ऑर्बिटल थोड़ा सा शिफ्ट होके इधर आ जाएगी। अब पहले देखो, पहले बॉन्ड पेयर यहाँ पर था और लोन पेयर यहाँ पर था, बॉन्ड पेयर यहाँ, तो डिस्टेंस ज्यादा थी। अब जब बॉन्ड पेयर नीचे, लोन पेयर नीचे आ गया तो अब रिपल्शन बढ़ेगा, तो ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ। और बॉन्ड एंगल 109 होनी चाहिए थी, कितनी होनी चाहिए थी, 109 डिग्री 28 मिनट। मगर रिपल्शन के कारण ये घट के कितनी हो गई, 108 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, अब एक चीज ये बताओ, कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बना होगा तो ऑक्सीजन को कहाँ पर होना चाहिए, बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर होना चाहिए, बीचों बीच। मगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इसको मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, CH3OH। जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बना होगा तो इलेक्ट्रॉन को बीचों बीच होना चाहिए, मगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव। इसी तरीके ये हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर डेल नेगेटिव चार्ज, इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज। एज अ रिजल्ट एल्कोहल इज अ पोलर मॉलिक्यूल। एल्कोहल कौन सा मॉलिक्यूल होगा, एल्कोहल इज अ पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। कितने लोग को ये बात समझ में आई कि एल्कोहल इज अ पोलर मॉलिक्यूल? कितने लोग को ये बात समझ में आ गई? ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से एक कहानी और समझिए। CH3OH, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन जाने दिया तो डेल पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे देगा तो डेल पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, पोलर मॉलिक्यूल। अब देखो, अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डाइपोल मूवमेंट निकालें, डाइपोल मूवमेंट बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस d इंटू चार्ज। इसकी वैल्यू आती है 1.70 पिकोमीटर। इट इज नियर अबाउट 1.70 पिकोमीटर। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद है, रुक जाइए मुझे थोड़ा देख लेने दीजिए। इसका डाइपोल 1.71 डी भी लिख सकते हो या 1.71 बोर मैग्नेट्रॉन भी लिख सकते हो, इतना डाइपोल मूवमेंट आता है। ठीक, तो ये पोलर मॉलिक्यूल भी है, इसका डाइपोल मूवमेंट कितना आएगा, मतलब यहाँ की ये डिस्टेंस और चार्ज मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1.71 डायोप्टर कह लीजिए या पोर मैंगस्ट्रॉन कह लीजिए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो फिनॉल इज एल्कोहल इज अ पोलर मॉलिक्यूल। आइए अब फिनॉल की कहानी देख लें। ये पूरा स्ट्रक्चर याद रखिएगा। ठीक, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका हो गया, एल्कोहल का। ठीक, याद रखना, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस टू 108.9 डिग्री। ठीक,
सबका हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके का पिक्चर बना देना और यहाँ पर ये लिख देना कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो कितना होता है 1.71 हेप्टर। अब आओ फिनॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं। फिनॉल का स्ट्रक्चर सीधा स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। ये कार्बन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक। इससे ये ऑक्सीजन जुड़ा है, इस पे कितने लोन पेयर होंगे? 2। और इससे जुड़ा है हाइड्रोजन, ठीक। जब ये रेजोनेंस दिखाएगा, चूंकि आप जान रहे हैं कि लोन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ये लोन पेयर क्या है? कॉन्जुगेशन में है। तो जब ये बेंजीन रिंग के अंदर जाएगा तो स्ट्रक्चर इस तरीके हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर कौन सा करेक्टर आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो CO की बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर होनी चाहिए थी, वो कितनी हो जाती है? 136 पिकोमीटर, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। और ये क्यों कारण आया? ड्यू टू रेजोनेंस। अब आप ये भी जानते हैं इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो इस वजह से इसकी जो ऑर्बिटल होगी वो छोटी होगी एज कंपेयर टू एल्कोहल, जहां पर कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज था और ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज था। एल्कोहल का केस ये देख लीजिए, CH3OH। तो यहाँ पर जब एल्कोहल की बात करेंगे कंपेयर करके समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसकी ऑर्बिटल क्या होगी? बड़ी होगी। ऑक्सीजन की भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा, और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम होगा। आई बात समझ में? इसलिए ये वैल्यू 142 है और ये 136 हो जाता है। तो 2 रीजन है, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर दोनों लोन पेयर में कोई कॉन्जुगेशन नहीं था तो रिपल्शन था। यहाँ पर कॉन्जुगेशन के कारण लोन पेयर कहाँ पर चला गया? बेंजीन रिंग। अब इसको रिपेल करने वाला कोई है नहीं, तो ये नीचे नहीं आएगा, और नीचे नहीं आएगा तो ये शिफ्ट नहीं होगा। तो ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 109 डिग्री। जितना होना चाहिए था उतना ही होगा, ठीक। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई, ठीक। अब अगली कहानी देखो, डाइपोल मूवमेंट ऑफ, सॉरी, अब हमको देखना है कि फेनॉल पोलर है कि नहीं। ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आप मुझे बताइएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि sp2 वाला? sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि sp3? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन होता है? sp2 की sp3? sp2, ठीक। अब एक चीज देखना, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन खींचने देगा। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा खींचने नहीं देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये वाला कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, दिस सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
प्लस आई ग्रुप है, तो प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को उधर जाने देगा और ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन जितना ही इधर जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा आएगी। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाने से रोकेगा, तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, लेस चार्ज आएगा। और ये भी याद रख लेना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को देने नहीं देता, खुद खींचता है अपनी तरफ। तो ऑक्सीजन ये जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं करेगा तो इस पर चार्ज भी कम आएगा। और देखो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर चार्ज Q1 ले रहे हैं, यहाँ पर चार्ज क्या ले रहे हैं, Q1 कह दे रहे हैं, और यहाँ की डिस्टेंस D1 कह दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पर चार्ज को Q2 कह दे रहे हैं, डिस्टेंस D2 कह दे रहे हैं। आप मुझे बताइएगा ये D1 बड़ा है कि D2, D1 की D2 बड़ा, D1 बड़ा है कि D2, D2, D2 की वैल्यू कितनी होगी बताइए थोड़ा, तो D2 की वैल्यू कितनी होगी, लिखाया हूँ अभी तो समझा रहा हूँ, 142। और D1 की वैल्यू, D1 की वैल्यू 136। अब बताओ Q1 बड़ा कि Q2, Q1 बड़ा कि Q2, ये चार्ज Q1 बड़ा कि Q2, Q2 बड़ा है, क्योंकि Q2 में इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट हो रहा है। तो देख लो Q2 बड़ा, D2 भी बड़ा, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, और इसकी वैल्यू शायद मैंने आपको 171 लिखाई भी थी अभी, 1.71 लिखाई थी ना। इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा, इसकी वैल्यू आती है 1.54 डायोप्टर कि। तो कोई पूछ ले फिनॉल और अल्कोहल में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, तो आंसर क्या देंगे, फिनॉल और अल्कोहल में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, आंसर क्या होगा, फिनॉल। किसका डाइपोल मोमेंट, अल्कोहल, ठीक, अल्कोहल। कितने लोग को ये बात अच्छे से समझ में आ गई, कितने लोग को ये बात समझ में आ गई अच्छे से। चलिए स्ट्रक्चर याद रखिएगा, अल्कोहल की भी कहानी हो गई, फिनॉल की भी कहानी हो गई। अब आते हैं ईथर पे। ईथर, लेट अस सी द स्टोरी ऑफ ईथर। मान लो हम ये एक सिंपल ईथर ले रहे हैं, ध्यान से देखो, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो जब अल्कोहल का केस देखे थे तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच sp3 दोनों थे, तो बॉन्ड एंगल कितना, सॉरी बॉन्ड लेंथ कितना होता था, 142। यहाँ पर बस थोड़ा सा कम होगा, 141 पिकोमीटर, और यहाँ भी कितना लेंथ होगा, 141 पिकोमीटर, जैसे अल्कोहल में था टिक्टो वही होगा, ठीक है। इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए कितना है, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए कितना है, sp3 है तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, तो इसका बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखो यहाँ पर दो चीज लग रही है, ये CH3 कौन से ग्रुप है, बल्की ग्रुप है, दोनों क्या है, बल्की ग्रुप है। और बल्की ग्रुप होने के सिवा ये आर ग्रुप है, प्लस आर ग्रुप, सॉरी प्लस आई ग्रुप है, कौन से ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप, या आप आर ग्रुप भी कह सकते हैं इनको, प्लस आर ग्रुप। इसको भी हम कौन सा ग्रुप बोल सकते हैं, प्लस आर। आप सभी को मैंने पढ़ाया था CH3 कौन सा ग्रुप होता है, आर ग्रुप होता है, सॉरी नॉट आर, आर का मतलब एल्किल। ये बल्कि एल्किल ग्रुप है, बल्कि ग्रुप्स है, ये दोनों बल्कि ग्रुप हैं, कौन से ग्रुप, बल्कि ग्रुप। अब देखिए बल्कि ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से समझिए, ध्यान से देखिए होता क्या है। इसको मैं और अच्छे से बना रहा हूँ, एक सेकंड वेट करें।
जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, डिटेल से देखिए, कोई चीज भगा के नहीं पढ़ाया जा रहा है, आराम से समझिए। ये आपके बॉन्ड पेयर्स हैं। CH3 प्लस आई ग्रुप होता है कि माइनस आई? CH3 प्लस आई ग्रुप की माइनस आई? CH3 कौन सा ग्रुप होता है? प्लस आई। प्लस आई का मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे, ये आपके प्लस आई ग्रुप्स हैं। प्लस आई ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन इधर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे कि नहीं? ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे भाई। ये जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और आगे शिफ्ट हो जाएंगे, अपनी पोजीशन को चेंज कर देंगे। तो पहले रिपल्शन इनके बीच डिस्टेंस ज्यादा थी, अब रिपल्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब देखो दो तरीके की फोर्स है यहाँ पर। बॉन्ड पेयर लोन पेयर इसको किधर खींचना चाहेगा? नीचे की तरफ। ये जो ऊपर वाले दो सींग हैं इनके बीच देखो रिपल्शन लगेगा, तो ये कहां पर जाने चाहेंगे? इधर जाना चाहेंगे। बट ये जब पास पास पहुंच गए तो ये जब रिपेल करेंगे तो ये किधर जाना चाहेंगे? ऊपर। अब याद रखना, जब दो बल्की ग्रुप हों तो इनके रिपल्शन के कारण, इनके कारण जो रिपल्शन लगता है इसको हम बोलते हैं स्टेरिक रिपल्शन। कौन सा रिपल्शन? स्टेरिक रिपल्शन। इन दो बल्की ग्रुप में लगने वाले रिपल्शन को बोलते हैं स्टेरिक रिपल्शन। तो ये CH3 ऊपर जाना चाहेगा और ये भी CH3 ऊपर जाना चाहेगा। तो जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट, वो बढ़ के हो जाता है 111। 111.7। तो यहाँ पर लिख लीजिए ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। याद रखना यहाँ पर लोन पेयर का रिपल्शन जो होता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस से कम होता है। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस या ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, हिंड्रेंस नहीं कहेंगे, रिपल्शन कहेंगे। ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, रिपल्शन का, स्टेरिक रिपल्शन का मतलब होता है जब दो सेम बल के ग्रुप हों। ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन टू एल्किल ग्रुप, एल्किल को हम आर से लिख दे रहे हैं, टू आर एल्किल ग्रुप ग्रेटर देन लोन पेयर रिपल्शन। क्योंकि अगर ये रिपल्शन ज्यादा होता तो ये नीचे की तरफ आ जाता। देयर द नेट बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन, बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन इन ईथर increases to 111.7 डिग्री। और कहीं कहीं इसको 111 भी लिखे होते हैं और किसी किसी बुक में इसको 110 भी लिखे हैं। तो कंफ्यूज मत होना, बस ये याद रखना, ग्रेटर देन, इट वुड बी ग्रेटर देन it would be greater than tetrahedral angle. It would be greater than tetrahedral angle. एक 109 डिग्री से ज्यादा होगा। तो कहीं पर आपको 109 डिग्री से ज्यादा कोई भी एंगल दिख जाए तो उस पर टिक कर देना। अगर 111 नहीं दिख रहा है तो 110 दिख रहा है तो उस पर भी टिक कर सकते हैं। कितने लोग को ये बात समझ में आ गई? कितने लोग को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। अल्कोहल का बॉन्ड एंगल, अल्कोहल का बॉन्ड एंगल वैभव जी मार खाएंगे, दिमाग सही हो जाएगा। 108 डिग्री, 108 डिग्री 9 मिनट। ये टेट्राहेड्रल एंगल से कम है कि ज्यादा? टेट्राहेड्रल एंगल से कम है कि ज्यादा? कम है। आपके यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो एल्कोहल होता है उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो टेट्राहेड्रल एंगल से कम होता है
और ईथर का जो एंगल होता है वो टेट्राहेड्रल एंगल से ज्यादा होता है। रीजन बताइए। तो रीजन लिख देना ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन इन एल्कोहल, और उसमें क्या लिख दोगे, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। ईथर में कितना बॉन्ड एंगल होगा बताइए, ईथर का बॉन्ड एंगल, ईथर का बॉन्ड एंगल बताइए। 111। तो टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है, 109। तो 109 से ज्यादा है कि नहीं, टेट्राहेड्रल एंगल से ज्यादा है। ठीक, एक में स्टेरिक रिपल्शन लग रहा है, एक में लोन पेयर रिपल्शन लग रहा है। ठीक, और फिनॉल का पूछेगा नहीं क्योंकि फिनॉल का एंगल सेम होता है। तो अगर कोई पूछ ले कि फिनॉल में भी तो 2 लोन पेयर हैं, उसमें बॉन्ड एंगल लोन पेयर रिपल्शन लगता है, तो कम क्यों नहीं होता, क्या बताओगे। लोन पेयर किसके साथ कॉन्जुगेशन में है, बेंजीन रिंग में। ठीक, रेजोनेंस के कारण लोन पेयर भाग गया। एक एक बातें क्लियर है सभी को, कुछ रट तो नहीं रहे। चलिए अगली कहानी बताइएगा। फिनॉल का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा कि, फिनॉल का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा कि अल्कोहल का। कौन फिनॉल लिख रहा है, फिनॉल का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा कि अल्कोहल का। वो देखो अभी कुछ लोग नशे में हैं। अरे अरम, क्लास में दिमाग लगाइए। किसका बॉन्ड एंगल नहीं पूछ रहा हूँ, सॉरी डाइपोल मोमेंट, सॉरी डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, अल्कोहल का कि फिनॉल का, अल्कोहल का। ठीक, अगला क्वेश्चन डालिए, अगला टॉपिक डालिए। अब हम लोग आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगली हेडिंग डालिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। अगली हेडिंग डालिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। अभी तक किसी कुछ पूछना है, एनीवन हैज टू आस्क एनीथिंग अप टिल हियर, बोलो जल्दी, यस और नो, इज इट क्लियर टू एवरीवन जो पढ़ाया जा रहा है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप देखिए कितने मेथड पढ़ेंगे। पहले मैं आपको सब लिखा दे रहा हूँ। पहला है फ्रॉम हेलो एल्केन्स से पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन में आप लोग 2 रिएक्शन पढ़ेंगे। पहले मैं आपको चार्ट बनवा दे रहा हूँ कैसे पढ़ेंगे। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन में पानी डाल के हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। दूसरा मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तीसरा होगा फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल का मतलब आप जान ही रहे हैं, कार्बोनिल में आपका एक एल्डिहाइड कीटोन आता है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें आप लोग 2 रिएक्शन पढ़ेंगे, ये याद रखना, ये लिख लो, इससे याद करना इजी हो जाएगा। बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगला मेथड पढ़ेंगे बाई, देखो कार्बोनिल में कौन कौन से आते हैं, एल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है और कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। ठीक, तो पहला आप पढ़ सकते हैं ईस्टर भी आता है, तो बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगला होगा बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, ये तीसरा मेथड है। चौथा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद है, RMGX। और पांचवा मेथड है फ्रॉम एलिफैटिक
प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। तो देखो कितने रिएक्शन पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ोगे सभी लोग, अच्छे से इसको लिख लो। ये आप चार्ट बना लीजिए जैसे आपको याद रहे। एल्कोहल बनाने के कितने मेथड पढ़ेंगे आप लोग? ओवरऑल एल्कोहल बनाने के आप लोग पढ़ेंगे 7। पहला मेथड क्या है? फ्रॉम एल्कोहल हेलो एल्केन। दूसरा मेथड क्या है? फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन में 2 रिएक्शन पढ़ोगे। उसके बाद फ्रॉम कार्बोनिल। कार्बोनिल कंपाउंड किसे बोलते हैं? जिसमें COO हो, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। छठवां और सातवां नहीं दिख रहा है। फ्रॉम प्राइमरी अमीन, फ्रॉम प्राइमरी अमीन। अरे बेटा, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये, छठवां सातवां, 7 रिएक्शन पढ़ने हैं टोटल। 7 रिएक्शन पढ़ने हैं। मेथड के 5 प्रिपरेशन है, मगर रिएक्शन कितने पढ़ने हैं? 7 पढ़ने हैं। ठीक है, ठीक। आओ शुरू करते हैं पहला रिएक्शन। पहला हम कौन सा पढ़ेंगे? फ्रॉम हेलो एल्केन। हेडिंग डालो, फ्रॉम हेलो एल्केन, फ्रॉम हेलो एल्केन। कितने लोग को हेलो एल्केन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद है? हेलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते थे, 14 रिएक्शन लिखे थे। बोलो। उसमें पहला जो रिएक्शन था, जो पहला रिएक्शन था, याद करो, एल्कोहल बनाने वाला ही था कि नहीं? पहला था कि नहीं? ठीक। आओ हेलो एल्केन से देखते हैं। फ्रॉम हेलो एल्केन। ध्यान से सुनिए, ये आपका कोई भी हेलो एल्केन है, RX। ये आपका क्या है? हेलोजन है। इसमें आप डाल दीजिए स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, चाहे KOH डाल दीजिए, चाहे AgOH डाल दीजिए, ठीक है। और इसको कर दीजिए हीट। और आपको पता है कि OH इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। S न्यूक्लियोफाइल का मतलब स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, और X क्या है? वीकर न्यूक्लियोफाइल। आपको पता है ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो OH विल रिप्लेस X, यू विल गेट ROH, और आपको मिलेगा KX। कितने लोग को ये रिएक्शन समझ में आ गई? कितने लोग को ये रिएक्शन समझ में आई? इसीलिए मैं कह रहा था ना हेलो एल्केन अच्छे से पढ़ना है। फॉर एग्जांपल सी दिस CH3 CH2 CH2 Br। देखना, अगर Br यूज करोगे तो ज्यादा एडवाइजेबल होता है KOH यूज करना। ठीक, अगर Br यूज कर रहे हो तो KOH ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूज करना। अब आप जानते हो OH जो है, इट इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू Br, तो इट विल रिप्लेस Br एंड यू विल गेट CH3 CH2 CH2 OH, और साथ ही साथ क्या बन गया? KBr। तो किसका फॉर्मेशन हुआ? एल्कोहल ही तो बना। ये क्या बना? एल्कोहल ही तो बना। अब ध्यान से सुनो, इसमें OH का एडिशन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोलिसिस। ये कौन सा रिएक्शन है? हाइड्रोलिसिस। इसी तरीके अगर आप ये ले लीजिए, फिनॉल आपको बनाना है, सॉरी यहाँ पर KOH ले लीजिए। ये आपका बेंजिल फ्लोराइड है, सभी को पता है बेंजिल फ्लोराइड। इसमें KOH डाल दीजिए, यू विल गेट C6H5 CH2 OH, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा? KCl। ये आपका क्या बन गया? बेंजिल अल्कोहल बन गया। इसी तरीके अगर आप मिथेनॉल बनाना चाहते हैं तो CH3I ले लीजिए। इसमें याद रखिएगा, आयोडीन जब यूज करते हैं तो यहाँ पर हम लोग सिल्वर हाइड्रोक्साइड ज्यादा यूज करना चाहते हैं। आई अगर यूज कर रहे हैं तो Ag के साथ यूज करते हैं, तो यू विल गेट CH3OH, और साथ ही साथ AgI। यहाँ पर हीट,
कितने लोगों को पहला मेथड समझ में आ गया? ये सिर्फ पहला मेथड था, इसमें और कुछ नहीं देखना था। दिस वॉज योर फर्स्ट मेथड फ्रॉम हेलो एल्कीन। और याद रखना ये कौन सा रिएक्शन होगा? दिस विल बी योर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पर आप KOH यूज करेंगे अगर आप Br या Cl ले रहे हैं, और I यूज कर रहे हैं तो AgOH ज्यादा यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर OH का एडिशन हो रहा है। कितने लोग को ये बात समझ में आई? पहला रिएक्शन सभी को क्लियर है? ठीक। पहला मेथड हो गया प्रिपरेशन का, ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड आपको क्या लिखाया गया है बताइए? दूसरा मेथड क्या है? फ्रॉम अल्कीन। दूसरा मेथड भाई ये देखिए, दूसरा मेथड था फ्रॉम अल्कीन। और अल्कीन में भी आपने दो मेथड लिखाए गए हैं फ्रॉम अल्कीन में। इस दो मेथड में पहला मेथड क्या है? फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। और बी क्या होगा? फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो अभी हमको सिर्फ एक मेथड पढ़ना है, वो है आपका पहला वाला। तो ए वाला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। पहला है, डालिए हेडिंग, फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अगर आप क्लास में दिमाग खोल के बैठे हैं तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं, यहीं पर खत्म हो जाएगा। फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। और किस पे ऐड करेंगे? अल्कीन पे। अब लिखिए यहाँ पर पहला पॉइंट, हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ, हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हेलो, हाँ हाँ राम, क्यों? वेट करो बेटा आप लोग, सही में। ये आयुष और हर्ष काहे लड़ाई कर रहे हो? अभी टॉपिक खत्म हो गया क्या? मैं बताऊंगा एसिड कैटेलाइज्ड होगा कि नहीं होगा। आप लोग आपस में ही क्यों परेशान हो रहे हैं? टॉपिक खत्म थोड़ी हो गया, अभी तो हेडिंग डाली है ना। परेशान है, एसिड कैटेलाइज्ड होगा क्या होगा? एसिड के बारे में नहीं जानते हैं, लड़ाई किए जा रहे हैं। आगे पढ़ाऊंगा, क्यों परेशान है? हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ, जब तक टॉपिक खत्म ना हो जाए उस पर डिस्कशन मत किया करिए। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब ध्यान से सुनिए दूसरा पॉइंट, हाइड्रेशन कैन बी कैरीड आउट। हाइड्रेशन दो तरीके से किया जा सकता है। लीजिए, दोनों लोग का डिस्कशन यहाँ पर खत्म कर दे रहे हैं हम। हाइड्रेशन कैन बी कैरीड आउट। हाइड्रेशन दो तरीके से कराया जा सकता है। एक को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोसेस, और एक को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रोसेस। ठीक। इनडायरेक्ट प्रोसेस में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अल्कीन is passed through concentrated H2SO4 एसिड, वही जो एसिड कैटेलाइज्ड कह रहे थे।
टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फेट, टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फेट, टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फेट मतलब एसिड कैटालाइज्ड। विच ऑन हाइड्रोलिसिस, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, विच ऑन हाइड्रोलिसिस विथ बॉइलिंग वाटर। अभी सब एक एक चीज समझाऊंगा, अभी सिर्फ लिखिए विथ बॉइलिंग वाटर, विथ बॉइलिंग वाटर गिव्स अल्कोहल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। इनडायरेक्ट प्रोसेस में हम लोग पहले एल्कीन में H2SO4 पास कराते हैं, एसिड, ठीक। तो H2SO4 जो जाके एल्कीन पे जुड़ जाएगा, H2SO4 जो है एल्कीन पे जुड़ जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। फिर हम इसको इसमें वाटर डालेंगे, तब वाटर डालेंगे तो ये क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। चलिए पहले इस वाले का मैकेनिज्म देख लेते हैं, इनडायरेक्ट प्रोसेस देख लेते हैं। इनडायरेक्ट प्रोसेस देखते हैं, पहले देखिए पहला, और इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ठीक। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो। ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, और सिमेट्रिकल अल्कीन में कोई भी मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक का रूल हमको लगाना ही नहीं होता। इसमें हम लोग H2SO4 डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, H2SO4। H2SO4 देखो कैसे होगा, H2SO4 will break into H plus HSO4 minus। H2SO4 का स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए, इस तरीके होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। तो यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड टूटता है, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को लेके चला जाता है। हाँ बेटा बताइए। स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है, बाकी लोग को दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है बेटा, आप फिर से रिफ्रेश करो, बाकी लोग को दिख रही है बेटा। तो हाइड्रेशन हम लोग दो तरीके से करा सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट में सीधे पानी डाल के रिएक्शन करा दो। इनडायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट वाटर नहीं डालते हैं, हम लोग पहले एसिड डालेंगे तब वाटर डालेंगे। डायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक। अब देखो H2SO4 है, H2SO4 ब्रेक होगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर बना H और यहाँ पर बना HSO4 माइनस। अब आप लोग जानते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो यहाँ पर मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक का कोई फायदा नहीं होता। जिसपे हाइड्रोजन कम है उस पे आप क्या लगा देते हैं, जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा हो उस पे हाइड्रोजन लगा देते हैं और बाकी पे बचा हुआ। यहाँ पर दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर है, तो एक पे हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये हो गया CH3, और इस पे आप जोड़ दो CH2 HSO4। HSO4 की जगह हम अगर इसको ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत, SO2। देखो ये जब जाएगा तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जुड़ेगा ना, तो इसको हम OSO2, O जुड़ेगा यहाँ पर, SO2 सॉरी SO2OH ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत? ये पहला स्टेप हो गया। पहले स्टेप में हमने क्या ऐड किया, एसिड। अब इसमें हम वाटर डालेंगे, क्या डालेंगे, वाटर। तो वाटर किस फॉर्म में निकलेगा, H+OH माइनस। ये H+ जाके ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से जुड़ेगा और ये जाके इससे जुड़ेगा, यू विल गेट CH3 CH2। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, उस पे हाइड्रोजन जुड़ गया OH, और SO2 पे जाके वो जुड़ेगा, तो यू विल गेट SO2, एक OH इधर और एक OH इधर, फिर से वही H2SO4 बन गया कि नहीं। तो ये इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन यू कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वाटर डायरेक्टली ऐड नहीं हो रहा है। अगर वाटर डायरेक्टली ऐड होता तो उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एडिशन, यहाँ पर हम लोग इनडायरेक्ट एडिशन कर रहे हैं। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब होता है
एडिशन ऑफ वाटर। और हम जो एडिशन ऑफ वाटर करा रहे हैं वो डायरेक्टली नहीं करा रहे हैं, हम लोग पहले एसिड को ऐड करा रहे हैं। एसिड किस अकॉर्डिंग से ऐड होगा, मार्कोनिकॉफ रूल। फिर हम लोग इसमें वाटर डाल रहे हैं, तब जाके रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन था, तो यहाँ पर तुमको मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक देखना ही भी नहीं था। अब देखो अगर अल्कीन आपका जो है वो अनसिमेट्रिकल हो, इतना लिख लीजिए तो आगे की कहानी समझ आए। यहाँ तक पहले लिख लीजिए आप लोग, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे की कहानी समझाता हूँ। हाँ बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे। फिर से बता दे रहा हूँ बेटा सौम्या, दूसरे एग्जाम्पल से एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, परेशान मत होइए। एग्जाम्पल बदल के फिर से बता दे रहा हूँ, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे। चलिए एक बार और समझा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल बदल रहा हूँ, बाकी चीजें सेम रहेंगी, तो ध्यान से देखिए। ये आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, इससे हमें बनाना है एल्कोहल। क्या बनाना है, एल्कोहल। अनसिमेट्रिकल एल्कीन से हमको बनाना है एल्कोहल, और वो भी डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन से। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, तो इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में हम लोग पहले स्टेप में क्या ऐड करेंगे, H2SO4। अब देखो सौम्य, जो तुमको दिक्कत है, H2SO4 का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। और एसिड्स क्या देते हैं, H प्लस देते हैं, ये तो सबको पता है। और एसिड H प्लस देगा तो H प्लस देगा तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो बचा क्या, OH। इसको हम SO2 लिख दें, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन यहाँ बचा, उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा H प्लस। ठीक। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर जो एडिशन होना है वो किस रूल के अकॉर्डिंग होना है, मार्कोनिक ऑफ। मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या कहता है, आप लोग टाइप करिए, मैं नहीं बताऊंगा, लिखिए मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या कहता है। मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट उस पे जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट कौन है, H प्लस है, और वो डबल बॉन्ड पे वहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा है। तो डबल बॉन्ड यहाँ है। अब कुछ लोग सोचेंगे सर यहाँ जोड़ दें, अरे डबल बॉन्ड पे देखना है, यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH3। और नेगेटिव पार्ट उससे जुड़ेगा जिसपे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कम है, तो नेगेटिव पार्ट में कौन जोड़ेगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, SO2OH। ये हो गया पहला स्टेप। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, अब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी डालेंगे, H प्लस OH माइनस, वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H प्लस OH। तो हाइड्रोजन कहाँ पर जाके अट्रैक्ट होगा, यहाँ पर। ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर जाके कौन जुड़ जाएगा, OH। भाई ऑक्सीजन की औकात दो बॉन्ड बनाने की है, तो हाइड्रोजन से जब बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो यू विल गेट CH3 CH। यहाँ पर एक CH3 पहले से जुड़ा था, सॉरी ये SO3 नहीं होगा, ये CH3 होगा, सॉरी CH3। तो यहाँ पर हो गया CH3 यहाँ पर ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आके जुड़ गया, OH। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये ऑक्सीजन चला गया इधर, तो SO2 पे एक OH आके जुड़ गया, एक OH इधर जुड़ा था, एक OH इधर। देख लो SO2, एक OH इधर, एक OH इधर, तो ये फिर से क्या बना लिया, H2SO4। और ये आपका क्या बन गया, दिस इज योर एल्कोहल। देखो कोई है ये, दिस इज योर एल्कोहल। कितने डिग्री का एल्कोहल है, दिस इज 2 डिग्री एल्कोहल। कितने लोग को ये बात समझ में आई।
ये कितने लोगों को ये बात समझ में आई बेटा? अब देखो, अगर तुमसे इनडायरेक्ट हेलोजिनेस कभी भी आ जाए और प्रोडक्ट एग्जाम में पूछा है तो तुमको कुछ करना नहीं है। अगर इनडायरेक्ट कभी भी क्वेश्चन में आ जाए और प्रोडक्ट पूछ ले, जैसे फॉर एग्जांपल सी दिस फॉर एग्जांपल, ये मान लीजिए आपके क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में और पूछ ले कि बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 और H2O। तो तुमको दो स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं, तुमको सिर्फ मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना है। कौन सा एडिशन करना है? मार्कोनिक ऑफ एडिशन। और जोड़ना क्या है? H प्लस OH माइनस। कुल मिला के तुमको मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना है। और देख लो, इस डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा CH3 और यहाँ पर आके OH जुड़ जाएगा। यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। कितने लोग को ये बात समझ में आ गई? तुमको दो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही स्टेप में कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सभी को? बेटा OH SO2 OH फिर से तो वही बन गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखो, ये SO2 था, इसका ऑक्सीजन निकल गया, ठीक। और यहाँ पर फिर से अंतिम स्टेप में OH आ गया, तो ये देखो SO2 OH OH सल्फ्यूरिक एसिड फिर से बन गया ना, H2SO4। जो H2SO4 रिएक्शन में लगा था वो फिर से यू प्रोड्यूस हो गया। ध्यान से समझा करिए, दिमाग क्लास में लगाइए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा? अब तुमको दो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट प्रोडक्ट बताओ। अच्छा हो गया, इससे ज़्यादा तो बन ही नहीं पाएगा। चलो ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अगर कोई इसमें H2SO4 का रिएक्शन करा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ H2O, ये इनडायरेक्ट होगा। याद रखना, कुल मिला के आपको करना क्या है? मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना है, H और OH माइनस जोड़ना है। और अकॉर्डिंग टू विच रोल? एंटी मार्कोनिक। देखो HSO3 तो हम जोड़ते ही हैं एंटी मार्कोनिक, मगर जो प्रोडक्ट फाइनल आता है उसमें H और OH भी एंटी सॉरी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग है। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा? CH3 यहाँ पर क्या जुड़ेगा? OH, ये हो जाएगा CHOH और ये हो जाएगा आपका CH3। कितने लोग को ये बात समझ में आई? कितने लोग को ये बात समझ में आई? यहाँ कोई रीअरेंजमेंट होगा नहीं, देखते हैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। रीअरेंजमेंट हो सकता है, देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन बनने की उम्मीदें हैं। हाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट बिल्कुल हो सकता है, मैकेनिज्म होगा, होगा रीअरेंजमेंट भी होगा। जब मैकेनिज्म होगा तो बताऊंगा। ये प्रोडक्ट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, वो रीअरेंजमेंट पे डिपेंड करेगा। अभी 2 मिनट रुक जाइए, मैकेनिज्म करा लेने दीजिए, फिर इसको मैं एक बार और लूंगा, ठीक। मैकेनिज्म इसका भी कराना है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास, कल से हम लोग पढ़ाएंगे। हाँ रीअरेंजमेंट होगा भाई, मैकेनिज्म कराऊंगा तो समझाऊंगा, रीअरेंजमेंट भी होगा। अभी सिर्फ ये वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए आप लोग, ये वाला क्वेश्चन इसको अभी छोड़ दीजिए। उससे पहले जितनी भी चीजें हैं आपको समझ में आई कि नहीं, क्योंकि इस प्रोडक्ट में मुझे रीअरेंजमेंट देखना पड़ेगा, ठीक। तो ये मैकेनिज्म जब करा दूंगा तब इसको देखूंगा। अभी तक जितना ये ऊपर पढ़ाया गया ये समझ में आया कि नहीं? तो कृपया करके यहाँ तक आप लोग कल क्लास हुए पढ़ के आइए। आपका टेस्ट 29 को है, भूलिएगा मत। 29 तारीख को आपका टेस्ट है, ठीक है। 29 तारीख को आप लोग का टेस्ट है, टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर करिए।
हाइड्रोलिसिस में NOH, हाइड्रोलिसिस में NOH ले हुए बेटा, तो उसके लिया तो था हाइड्रोलिसिस में NaOH, उसके साथ ले सकते हैं, क्लोरो अल्केन के साथ ले सकते हैं, अल्कीन में डायरेक्ट NaOH नहीं करा सकते हैं। सौम्य, हाइड्रोलिसिस अभी कराया तो था, वो हेलो एल्केन के साथ NaOH, हेलो एल्केन के साथ बेस यूज करेंगे, हेलो एल्केन के साथ, यहाँ कोई जरूरत नहीं यूज करने की। छुट्टी देखिए, अगर मैं कल आप लोग अवेलेबल है मॉर्निंग में? कल आप लोग मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं क्लास? कि जितने लोग कल मॉर्निंग में आ सकते हैं हाथ उठाइए, जितने लोग मॉर्निंग में हाँ आ सकते हैं क्लास में। सिर्फ 2 लोग। चलिए फिर छुट्टी मारिए, मुझे क्या सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा तो मुझे मत बोलिएगा। कल एक्स्ट्रा क्लास है मैथ्स का? अच्छा, एक्स्ट्रा क्लास भी चलने लगी है क्या? सिलेबस कितना खींचा केमिस्ट्री में? कितने चैप्टर पढ़ा दिए गए? बायोमॉलिक्यूल्स चालू कर दिए हैं। बायोमॉलिक्यूल आज ऑर्गेनिक में कितना? स्टार्ट 2 चैप्टर। 2 चैप्टर। पूरी केमिस्ट्री इन में 2 एलर्जी, हाँ 2 चैप्टर ये कंप्लीट करवाए। आप जो पढ़ा के गए थे केमिकल काइनेटिक्स। तो आप लोग कहिए सिलेबस जल्दी खींचे, नहीं हो नहीं पाएगा। चलिए, मेरा ये एल्कोहल फिनॉल वाला जो चैप्टर है, क्योंकि अब आप लोग इतना तो जान ही रहे हो, मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो हम लोग को थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कोशिश पूरी रहेगी बेटा सिलेबस कराने की। 80% तो गारंटी देता हूँ कि हो ही जाएगा। अब एक आध 2 चैप्टर जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं कह दूंगा अपने से पढ़ लेना, क्योंकि स्कूल में आप लोग अप्रैल से पढ़ रहे हो, अब मुझसे सितंबर में पढ़ने आए हो, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं जादू कर दूंगा। कोशिश तो यही रहेगी कि 80% सिलेबस या 75% सिलेबस कंप्लीट करा दूं। जो चैप्टर नहीं होगा उसका मैं वीडियो दे दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं वो सब पढ़ाऊंगा। ऑर्गेनिक तो मान चलिए मैं नवंबर लास्ट तक खत्म कर दूंगा आपका। चलिए ठीक है, वाइंड अप करिए, जाइए पढ़िए लिखिए, सब करा देंगे भाई, सब करा देंगे। जाइए, आपकी छुट्टी है, कितने दिन तक की छुट्टी चाहिए? दिन बताओ, तारीख बताओ, तारीख, तारीख बताओ। मुझे घर जाना है, मेरा 2-3 दिन में वहां नेट नहीं चलेगा। 26 तक, चलिए 26 तक छुट्टी, 27 से क्लास चलेगी। ठीक है, 27 से क्लास चलेगी। हैप्पी हॉलीडेज, हैप्पी दशहरा, हैप्पी धनतेरस, थैंक यू एवरीवन। मगर इस 6 दिन की छुट्टी में हेलो एल्केन, हेलो एरीन अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो टेस्ट में कुछ कर नहीं पाओगे। प्रदीप और एनसीईआरटी एकदम वर्ड बाय वर्ड रट लो। ठीक है, विश यू ए वेरी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा। ओके, थैंक यू। नहीं बेटा, 6 दिन नहीं हो पाएगा। चलिए, थैंक यू, हैप्पी दशहरा।